के पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। कह रहे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद अगर आपसे पूछे तो अथर्ववेद आपको बताना है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत मैंने की है। अगला देखिए, कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। तो किस धर्म को अपनाया था साथियों, अगर आपका जवाब जैन धर्म है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैं आपको जीके के 50 सवाल कराने वाला हूं और इन जीके के 50 सवालों में से आपको चेक करना है कि आपके कितने सवाल बिल्कुल सही हो पा रहे हैं। क्या 50 सवाल में से साथियों आपके 25 सवाल सही हो पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ठीक ठाक मामला है, मेहनत करते जाइए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, अच्छा पेट का स्कोर कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की अगर बात करें साथियों, दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, कह रहे कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद ये किस विषय की समीक्षा करती है, बताइए। देखिए ये किताब की अगर बात करें भारतीय दर्शन के बारे में बताती है, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल के बारे में बताती है, गणित और खगोल विज्ञान के बारे में बताती है। तो आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम, इसका प्रतीक क्या था। इसका प्रतीक अगर आपके एग्जाम में पूछे तो कमल और रोटी आपको बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब किया गया था। तो इसका आयोजन 1893 में किया गया था। महीना कौन था साथियों? सितंबर महीना था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो अगर आपका जवाब राजा राममोहन राय है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन की सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही किया गया था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है साथियों, बताइए। एनी बेसेंट को नहीं, स्नेहलता वाडेकर को नहीं, सरोजिनी नायडू को नहीं साथियों, मैडम भीकाजी कामा की अगर बात करें, इनको ही भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 3214 किलोमीटर ये लंबाई आपको बता देना है। कह रहे कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से। देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मैं कहूंगा राजस्थान है। उसके बाद अगर बात करें ऑप्शंस के हिसाब से, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो भारतीय सर्वेक्षण करता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो 2004, 2008, 2014, 2016 ये काम जो किया गया था वो 2008 में किया गया था। यानी कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। देखिए पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ। अगर आपसे कहा जाए लागू कब हुआ, तो अगर लागू की बात करते हैं तो लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो मैं कहूंगा अपने देश भारत का ही साथियों सबसे लंबा लिखित संविधान है। आंसर आपका सी होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साथियों किन किन अनुच्छेदों में है। तो मैं कह सकता हूं साथियों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किस बात का जिक्र किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। राइट आंसर आपका ए होगा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो किसको, राज्यसभा को, लोकसभा को, या दोनों को। तो आपको यह ध्यान रखना है कि लोकसभा को साथियों है ना क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। राइट आंसर आपका भी होगा। कह रहे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है, यह बात अनुच्छेद 52 में कही गई है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा है सबसे कम है। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है ना वो बिहार राज्य में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है, कह रहे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का ध्यान तो कृषि पर था। किस पर था साथियों, कृषि पर था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, कह रहे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी किस शहर में स्थित है। तो सेबी की अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर स्थित है, तो ये तो मुंबई में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध नियम अनुसार क्या है। यानी कि ये तो बच्चा बच्चा जानता है साथियों, ई बराबर एम सी स्क्वायर होना चाहिए। ये स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पर आना चाहिए था। अगला सवाल देखिए, करके किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों पता, इसको कंपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपन इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए, क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग मैं कहूंगा विद्युत मोटर करता
करता है, घंटी करता है, विद्युत पंखा करता है, लेकिन विद्युत बल्ब नहीं करता है, नहीं करता है, तो यही आपका आंसर है। इनमें से किसने अष्टक सिद्धांत दिया था? तो अष्टक सिद्धांत अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था साथियों अष्टक सिद्धांत। अगला सवाल देखिए, कह रहे ग्राफीन है, तो ग्राफीन की जब हम बात करते हैं तो ये कार्बन के अपर रूप होते हैं साथियों। ग्राफीन जो होते हैं ना, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का नृत्य है? कौन सा नृत्य? मैं कहूंगा साथियों घूमर नृत्य जो है ना, ये कहाँ किया जाता है? ये राजस्थान में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, याओसांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो पता साथियों ये कहाँ का त्योहार है? ये मणिपुर का त्योहार है, ये मणिपुर में साथियों मनाया जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर किसके साथ? अगर आपका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सवाल का जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित? तो ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, माउंट आबू आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो मैं कहूंगा ग्वालियर घराना जो है ये हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। अगला सवाल है, कह रहे कि डेनमार्क की राजधानी मुझे बता दीजिए। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है साथियों? कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन ही डेनमार्क की राजधानी है। उसके बाद देखिए, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर साथियों मथुरा, कानपुर, आगरा, कोटा, मैं कहूंगा कानपुर जो है ना, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किसको पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? राज्यसभा को कहते हैं, राज्य विधानसभा को कहते हैं, ग्राम सभा को, लोकसभा को? तो साथियों लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। साथियों 50 सवाल देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन देखेंगे, है ना, सब कुछ साथियों देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे। कह रही भारत के किस शहर का उपनाम जॉय ऑफ, सिटी ऑफ जॉय है? क्या सिटी ऑफ जॉय की जब हम बात करते हैं तो कोलकाता आपका जवाब हो जाएगा, कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है, सिटी ऑफ पैलेस किसको कहा जाता है साथियों? मैसूर को कहा जाता है, तो मैसूर आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, करके गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो साथियों पता गुजरात के, मैं कहूंगा गुजरात के किस जिले में? तो साथियों नर्मदा जिले में। गुजरात में एक जिला है, नर्मदा नदी भी है लेकिन एक जिला भी है नर्मदा जिला, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है बताइए? तो ये पता कहां पर स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि एक आत्मकथा है जिसका नाम है अनब्रेकेबल, ये भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो पता साथियों ये मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। अनब्रेकेबल नामक जो आत्मकथा है ये मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता था? तो साथियों करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में बताया गया है कि 10 सवाल आएंगे करंट अफेयर के। तो अब कुछ क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर के भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपके करंट अफेयर मजबूत हो सके। कह रहे कि किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है? सुहानी शाह ने जीता है, सुहानी शाह आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये झारखंड में शुरू की गई है, झारखंड आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है? तो जो जीनियस अधिनियम पारित किया है पता किस देश ने किया है? ये अमेरिका देश ने किया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन थे? क्या वो एक लेखक थे? नहीं। पत्रकार थे? नहीं साथियों। वो कौन थे? वो अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे वो। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? तो अनाज भंडारण योजना जो शुरू की है वो अपने देश भारत ने की है, अपना देश भारत आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प में शुल्क में छूट की मंजूरी दी है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी है। अगला सवाल है, कह रहे कि दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे 7 कर दिया है। यानी कि दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को
नकद पुरस्कार राशि को साथियों बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 करोड़ कर दिया है। यानी कि पहले कितना था साथियों? पहले अगर बात करें तो 3 करोड़ था, अब कितना हो गया है? 7 करोड़ हो चुका है। उसके बाद देखिए कह रहे ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये साथियों विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर की अगर बात करते हैं साथियों, आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए कह रहे इफ IDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा तो कौन करेगा? मैं कहूंगा अपना देश भारत करेगा। भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाए। अब उसके बाद साथियों यहाँ से आपके सामने जीके जीएस के क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग यहाँ पर साथियों 10 क्वेश्चंस देखेंगे हिंदी के, और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, मैथ के क्वेश्चंस होंगे, डीआई के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना? तो इन 10 सवालों में से चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही जाते हैं। यानी कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ये क्या है? देखिए अगर ऐसे करके आए, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कौन बच्चा नहीं खेलेगा, है ना, या एक तरीके से वह बच्चा नहीं खेलेगा, यह बच्चा नहीं खेलेगा, तो ये जो सबसे पहला वाला शब्द मैंने बोला है ना, ये आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि राम धीरे धीरे, है ना, पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द साथियों क्या है? ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ये धीरे धीरे जो है ना, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कारक कौन सा है साथियों? बताइए। देखिए राजा भिक्षुक को दान देता है, यानी कि राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। जहां पर भी कोई दान दी जाए या कोई गिफ्ट दिया जाए तो वहां पर साथियों हम क्या लगाते हैं? वहां पर हम के लिए का इस्तेमाल करते हैं। किसका साथियों? के लिए का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बताइए। तो पौधा तो एक वचन है, पौधे हो जाएगा बहुवचन। लड़का एक वचन है, लड़के हो जाएगा बहुवचन। प्राण शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक बहुवचन है। पुस्तक भी एक वचन है क्योंकि पुस्तकें बहुवचन होता है। उसके बाद देखिए खिड़की किस प्रकार का शब्द है? मुझे बताइए। तो खिड़की की अगर बात करते हैं साथियों, ये एक देशज देशज शब्द है। कैसा है साथियों? देशज शब्द है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे महोर्मी का संधि विच्छेद आपको साथियों बताना है क्या हो सकता है? तो महाधन उर्मी हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इति दन आदि, इसमें संधि आपको साथियों बताना है। देखिए इसका जो होगा ना संधि इत्यादि हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपकी यड़ संधि है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। कहीं पर भी अगर आधा ता आ जाए और या आ जाए तो वहां पर हमेशा यड़ संधि ही होती है। उसके बाद देखिए प्रत्यय होता है क्या? शब्द का अंश होता है प्रत्यय, वाक्य का अंश होता है, पद का अंश होता है, या पद का अंश होता है? तो मैं कहूंगा शब्द का अंश होता है साथियों। जो प्रत्यय होता है ना, शब्द का अंश होता है। करके बहुमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कौन सा उपसर्ग है? बहिर यहाँ पर जो होगा वो उपसर्ग हो जाएगा। एक हलंत आप लोग लगा लेंगे छोटा सा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आपसे कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का किससे है? मुझे बताइए। तो देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है? ये एक पर्वत है। नोबेल क्या है? नोबेल एक पुरस्कार होता है, पुस्तक थोड़ी ना कर्तव्य ना प्रसिद्धि है। उसके बाद देखिए साथियों कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब इन कथन और निष्कर्ष वाले सवाल को आप कैसे करेंगे साथियों, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि सभी नर्स डॉक्टर हैं, तो जितनी बात कही गई उतना काम कर लीजिए। मान लीजिए साथियों ये क्या होगा? ये नर्स हो गए और सभी नर्स जो है ना वो डॉक्टर बताई गई हैं। ठीक है, ये सभी नर्स मैंने डॉक्टर मान ली। उसके बाद कहेंगे सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं। ठीक है, सभी डॉक्टर्स की अगर बात करते हैं साथियों, ये कौन है? ये डिजाइनर है ना? कौन है साथियों? ये डिजाइनर है। अब साथियों यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं। कुछ नर्स कहाँ पर है? नर्स नर्स ये हैं, यानी कि कुछ नर्स अगर आर्किटेक्ट हम मानते हैं तो कुछ नर्स यानी कि इतनी नर्स क्या हो गई? इतनी नर्स साथियों आर्किटेक्ट हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने नर्स को माना है आर्किटेक्ट है, लेकिन मजबूरी में हमें कुछ डिजाइनर भी यहाँ पर आर्किटेक्ट हो जाएंगे और कुछ डॉक्टर भी यहाँ पर साथियों आर्किटेक्ट हो जाएंगे। कहने के कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं यहाँ पर साथियों बताया गया है ना? यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल सही साथियों, ये बात तो बिल्कुल सही। कुछ डिजाइनर, इतने डिजाइनर की अगर बात करते हैं ये आर्किटेक्ट हैं, ये बिल्कुल सही है। करके कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है। देखिए कथन अगर पॉजिटिव में होंगे तो निष्कर्ष साथियों नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको हम गलत मान लेते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष एक पालन करेगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और साथियों बताइए आंसर आपका क्या होगा। ये बहुत शानदार सवाल है ना? कहा जा रहा है साथियों आपसे कि KLMNOPQ और आर एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द मेज की ओर पीठ करके बैठे। बहुत शानदार सवाल है। देखिए मान लेते हैं साथियों ये एक गोल मेज है यहाँ पर, और कितने लोग बैठे हैं? अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग यहाँ पर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आठ, ठीक है, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कहा जा रहा है कि आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, क्यू एल और एन के बीच में है, आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एम और पी के बीच में कौन बैठा है, ये बात आपको बताना है। आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एम को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, मान लीजिए साथों एम को हमने यहाँ पर बैठा दिया, कहने के साथों एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है आर, यानी कि आर इधर को होगा, क्योंकि इन सब का मुंह बाहर की तरफ है साथों, इसलिए एम का बायां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद कहने के जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, देखिए जो का मतलब जो होता है ना वो दूसरे वाले के लिए होता है, पहला वाला आर है, दूसरा वाला एम है, यानी कि पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है एम, तो पी हम साथों क्या, पी हम यहीं पर ही तो बैठा देंगे साथों, तभी तो पी का बायां दूसरे स्थान पर एम बैठ पाएगा, ठीक है। उसके बाद कहने के जो है ना ये पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी आपका यहाँ पर है, पी का दायां चौथा क्या होगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आपका क्या बैठेगा साथों, के बैठेगा, है ना। एक, अच्छा ये चौथा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर अगर बात करें, एक सेकेंड, है ना, चौथा तो सातु आपका ये बनेगा ना, चौथा आपका ये बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बैठ जाएगा, के बैठ जाएगा, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद कहा जा रहा है कि क्यू जो है ना ये एल और एन के बीच में है, क्यू एल और एन के बीच में है, और एल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है आर, एल के दाईं और दूसरे स्थान पर। तो अगर साथियों हम लोग यहाँ पर बात करें एल और एन हम कहाँ पर बैठा सकते हैं, जरा मुझे बताइए, एल और एन। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, मान लीजिए एल हमने यहाँ पर बैठा दिया और एन हमने यहाँ पर बैठा दिया, और कहने के एल और एन के बीच में क्यू बैठा, मान लीजिए क्यू हमने यहाँ पर बैठा दिया, और उसके बाद कहने के एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर बैठा है, एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर बैठा है, बिल्कुल एक स्थान दो स्थान दूसरे स्थान पर आर बैठा है, तो अब बचा कौन सा, तो बचा सिर्फ ओ, तो ओ आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए कह रहे कि एम और पी के बीच में कौन बैठा है, एम कहाँ पर है, एम ये है, और पी कहाँ पर, पी ये है, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है, तो ओ बैठा है। ओ कौन से ऑप्शन में, साथों ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच, यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक आपको बताने कि इनमें से किस ऑप्शन में लगा है। देखिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इसमें लॉजिक लगा क्या है, 64 है, 51 है और 38 है, कैसे सातों यहाँ पर हुआ है। अगर 64 में हम कितने घटाएं, मैं कहूंगा साथियों अगर -13 कर दे तो 51 आ जाएगा, 51 में फिर से अगर -13 कर दे तो 38 आ जाएगा। अब देखिए यही लॉजिक कहाँ पर लगा है, यहाँ पर तो साथियों -13 नहीं घटाया गया है, यहाँ पर भी -13 नहीं घटाया गया है, यहाँ पर भी -13 नहीं घटाया गया है। हाँ अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों 52 में अगर आप 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर भी सातों नहीं है, मतलब ये तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि -13 जिसके 13 13 माइनस यहाँ किया गया, तो ऐसा ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, या तो फिर तो कुछ और लॉजिक यहाँ पर नहीं लगा है। देखिए जरा, देखिए 45 में कितना घटाया गया साथियों, 45 में यहाँ पर तो बढ़ाया गया भैया, तो ये तो होगा ही नहीं, घटाना है ना। यहाँ पर भी साथियों बढ़ाया गया है, यहाँ पर भी बढ़ाया गया, यहाँ पर घटाया गया, कितना घटाया गया जरा देखिए, 52 में हम कितना घटा दें साथियों, अगर हम 6 घटा दें तो ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी फिर हम 6 घटा दें, तो ऐसा लॉजिक होगा कि माइनस माइनस वाला होना चाहिए, तो माइनस माइनस यहाँ पर भी है और माइनस माइनस हमें यहाँ पर भी घटाना पड़ा, तो कुल मिला के जो लगभग यहाँ पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक ऑप्शन नंबर डी वाले में लगा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ए अनुपात बी बराबर 9:7 है, तो 11a माइनस 9b अनुपात 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। यानी कि आपसे कुल मिला के ये बताया गया है कि जहां पर भी आपको a दिखे वहां पर 9 रख देना, जहां पर b देखने को मिले वहां पर 7 रख देना और बस कैलकुलेट कर देना। अब जैसे कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 11a माइनस 9b लिखा हुआ है, 11a माइनस 9b और अनुपात उसके बाद साथियों 2a प्लस 3b लिखा हुआ है। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, देखिए 11a की वैल्यू है 9, तो 9 की गुणा 11 से होगी, क्या आ जाएगा साथियों 99 आ जाएगा, तो यहाँ पर 99 आ गया। 9 की गुणा b से, b मतलब 7 है, तो 7 नीम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 2a यानी कि 9 9 यहाँ पर 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करें 7 गुणा 3 यानी कि 3 सत्ते 21, तो 21 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, अनुपात यहाँ पर अगर बात करें इसको जोड़िए 9 आ गया और 3 आ गया, ये आपका यहाँ पर आएगा। अब इसको जरा अनुपात में कट कर लीजिए साथों, छोटा अनुपात बना लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 12:13 आपका जवाब आएगा। क्या 12:13 ऑप्शन में है, बिल्कुल साथों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे आप लोग बताइए आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले
ए और बी की आयु का अनुपात 17:13 था 6 वर्ष पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहने के और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, और अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले अभी की आयु निकाल लीजिए, 4 वर्ष बाद भी आयु अनुपात निकाल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि उनकी आयु का जो वर्तमान अनुपात है, वर्तमान अनुपात कितना है? 5:4 है, यानी कि 5x, और इसको हम 4x मान लेते हैं। उसके बाद का, अच्छा ये अगर बात करते हैं ए और बी की 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना था साथियों? 17:13 था। तो जरा इसको अगर मैं इसमें से 6, ये वर्तमान आयु है ना, ये भी वर्तमान आयु, अगर इसमें मैं 6 घटाऊं और इसमें से मैं 6 घटाऊं तो 17 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। देखिए जरा 5x और इसमें से मैं 6 घटा दूं, क्योंकि ये जो है ना 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात इनका ये है, और वर्तमान की आयु सातु इनकी ये है ना। चलिए, तो अगर मैं क्या करूं सातु, फिर वही बी का करते हैं, 4x माइनस 6 घटाया तो अनुपात कितना आना चाहिए? 17:13 आना चाहिए। 17 बटे यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो इसको जरा आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए। 13 की गुणा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्योंकि बराबर लगा हुआ है। 13 की गुणा 5 से, 13 पंजे 65 हो जाएगा, यानी कि 65x यहाँ पर आ गया। 13 छंग कितना होता है साथियों? 78 होता है, बराबर 17 चौक कितना होता है साथियों? 17 चौक की अगर बात करते हैं यहाँ पर, 17 चौक आपका 68 हो जाएगा, तो 68 यहाँ पर आ जाएगा, 68x हो जाएगा। और 17 छंग की अगर बात करें तो साथियों कितना हो जाएगा? एक तरीके से 102 हो जाएगा, तो 102 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको जरा आप कैलकुलेट करा लीजिए। अब देखिए 65x इधर है, इधर 68 है ना, तो ये 68x इधर रहा, बराबर के इधर है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये माइनस का इधर आएगा तो ये साथियों प्लस का हो जाएगा, ये जैसा माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा। अब देखिए 68x में से 65x जाएगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। 3x बराबर 102 में से 78 घटेगा, कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। तो मैं कहूंगा साथियों x बराबर कितना आ जाएगा? 3 से 24 को कट करो, 3 अट्ठे 24 होता है, यानी कि हमें यहाँ पर x का मान मालूम पड़ चुका है। तो अब हम लोग साथियों क्या वर्तमान आयु निकाल सकते हैं बहुत आराम से। कैसे? जब x बराबर 8 है तो 8 की गुणा 5 से कराइए, 8 पंजे 40 हो गया, और 8 की गुणा 4 से कराइए, ठीक है, 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी कि इनकी वर्तमान आयु कितनी निकलेगी साथियों? 40:32 निकलेगी। लेकिन कह रहे हैं कि अब से 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 वर्ष के बाद, तो 4 इसमें जोड़िए, 40 में 4 जोड़ोगे 44 आ जाएगा, और 36 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इनका अनुपात पूछा जा रहा है, तो जरा इनका अनुपात भी निकाल दीजिए, है ना, कितना निकलेगा? देखिए जरा 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर सातों कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 आ गया। फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में 18, यानी कि इनका अनुपात जो है वो 11:9 आया। और 11:9 कहाँ पर लिखा हुआ है? ये तो आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करके एक कार 10% के लाभ पर 66,000 में बेची जाती है। इसे 600 रुपए अधिक में अगर बेचा जाता तो कितना लाभ होता? देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर बात देखी गई है, कहने कि 10% लाभ के साथ बेची जा रही है, तो 66,000 में बेची जा रही है। 10% के लाभ पर बेची जा रही है, यानी कि इसको 110% में बेचा गया है। 110% में बेचा गया है तो 66,000 में साथों इसको बेचा गया है। आप सभी को पता है कि 100% की वैल्यू जो होती है ना साथियों, वो क्या होती है? वो कॉस्ट प्राइस होती है, यानी कि वो आपकी क्रय मूल्य होती है। तो अगर 110% की वैल्यू दे रखी है और 100% की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो मेरा मानना है वो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो कैसे निकालोगे? देखिए 66,000 यहाँ पर आ गया, और 110 सातों नीचे आ जाएगा, और गुणा इसकी सातों 100 से हो जाएगी। ये हमें क्या निकाल देगा? क्रय मूल्य निकाल देगा। 11 एकम 11, 11 छंग 66, तो 600 में 100 की गुणा होगी तो सातों क्रय मूल्य आपका कितना यहाँ पर निकल कर आएगा? क्रय मूल्य की अगर सातों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये 60,000 निकल कर यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य 60,000 था, 10% के लाभ पर जब उसने बेची तो वो 66,000 में साथियों बेचा। अब कहा जा रहा है कि अगर वो 600 अधिक में बेचता, 600 अधिक में बेचता तो साथियों मान लीजिए, है ना, वो कितने में बेच रहा है? अभी वो साथियों 66,000 में बेच रहा है, तो अगर वो साथियों 600 अधिक में बेचता तो कितनी इसकी वैल्यू हो जाती? तो हो जाती साथियों 66,600 वैल्यू हो जाती। 66,600 हो जाती तो प्रतिशत लाभ कितना होता? यानी कि उसका क्रय मूल्य है 60,000, बेची जा रही है 66,600 में। मैं कहूंगा प्रॉफिट कितना हो रहा है साथियों? 6600 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, गुणा 100 लगाएंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है साथियों? 60,000 यहाँ पर क्रय मूल्य है। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कैंसिल, ये आपका निकल कर आएगा साथियों 11% का प्रॉफिट हुआ है। और 11% कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए। कह रहे कि 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को, अब देखिए प्लेटफॉर्म की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें,
प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग यहाँ पर साथियों बात करें, ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन की लंबाई कितनी है साथियों? ट्रेन की अगर बात करें, ट्रेन की लंबाई 320 मीटर है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर कितनी बताई गई है? इसकी 3 गुनी बताई गई है। तो साथियों 320 का 3 गुना क्या हो जाएगा? एक तो 900 हो जाएगा और 20 का 3 गुना 60 हो जाएगा, यानी कि 960 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, है ना। और 320 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। और मैंने आपको बताया था, है ना, अच्छा यहाँ पर समय दे रखा है 90 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल कितनी, यानी कि आपसे कुल मिला के यहाँ पर चाल पूछी जा रही है और आप सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटा समय होता है चाल बराबर। अच्छा, अगर कभी भी साथियों आपको प्रश्न में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दे रखी हो ना, तो दूरी पता क्या होता है? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यही दूरी होती है ना। ये क्या हो गया? एक सेकेंड। हाँ, क्या होता है साथियों? यही आपकी दूरी होती है। तो यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पर सातों आपका क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। और समय कितना दे रखा है? समय आपका यहाँ पर 90 सेकंड दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आपको साथियों नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब 920 और 320 कितना हो जाएगा साथियों? 920। अच्छा, यहाँ पर मैंने 60 क्यों नहीं लिखा साथियों? 60 लिखना चाहिए, तो यहाँ पर भी 60 आ जाएगा। तो 960 और 320 कितना हो जाएगा? 1280 हो जाएगा, है ना। तो चाल बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1280 बटे 90 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 से अगर कट करोगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया। और यहाँ से 3 बचेगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा। 2 अभी भी बचेगा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाइए, 9 दूना 18 हो गया, है ना। 9 दूना 18 हो गया, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए, 9 दूना 18 हो गया। तो चाल आपकी साथियों कितनी निकल कर आई है? चाल आपकी निकल कर आई है 14.22 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पर चाल आपसे पूछी जा रही किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर साथियों हम क्या करते हैं, अगर कभी भी मीटर प्रति सेकंड में चाल हमें दे रखी होती है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होती है, तो उसकी गुणा हम 18/5 से करते हैं। तो इसकी गुणा 18/5 से कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आपका आंसर आएगा। देखिए 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा, एक पॉइंट लगा दिया। अब ये 4 बचा है, 4 सातों इधर आ जाएगा, 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, 2 बचा है, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। अब 284 लगभग आया है, 284 की गुणा आप यहाँ पर 18 से कर लीजिए। तो 284 तो नहीं, 2.84 की गुणा सातों हम किससे कर लेते हैं? 18 से बताया गया, तो 18 से सातों हम कर ले, तो लगभग लगभग 51% के आसपास सातों आपका आंसर आएगा। किसके परसेंट? 51.2%। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो। मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके करा लिया, कोई कठिन थोड़ी ना है साथियों, है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि 25 - 4 ऑफ 14.4 भाग 9 प्लस 16 गुणा 0.4, इसका मान आपको बताना। और ये साथियों 414 फाइल चल, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है साथियों, ये भी कुछ नहीं, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, 14.4 भाग 9 है और ये है, तो एक काम करिए, इसको गुणा कराइए। 16 की गुणा साथियों जब आप 0.4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.4 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया प्लस। अब अगर बात करते हैं साथियों, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों 25 - 4, अब देखिए इसको एक काम करिए, लिख ही लीजिए, है ना। क्या आ जाएगा साथियों? 25 - 4 आ गया। और ये आपका गुणा आ जाएगा। यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना। ऑफ का मतलब साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ये कट रहा है तो इसको कट कर दीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, पॉइंट लग गया, 5 यहाँ पर जाएगा, 54 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54, यानी कि यहाँ पर 1.6 आ जाएगा, 1.6 आ गया। प्लस आपका साथियों 16, और ये तो है यार 6.4 लिख दीजिए, है ना। क्या लिख दीजिए साथियों? एक सेकंड रुकिए, 6.4 यहाँ पर साथियों आपका आ जाएगा, 6.4 यहाँ पर साथियों। एक एक काम करिए, एक सेकंड, है ना। तो 6.4 ये क्या हो रहा है? 6.4 सातों आपका यहाँ पर, यानी कि अब आपके सामने आ गया 25 - 4 गुणा 1.6 गुणा, है ना, प्लस 6.4 आ चुका है। अब अगर बात करते हैं, देखिए अब इसको सॉल्व करिए, 16.64, यानी कि ये भी वही 6.4 प्लस 6.4 आपका बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अच्छा, एक माइनस का एक प्लस का है तो ये कट जाता है, क्योंकि 6.4 में से 6.4 जाएगा तो जीरो बचेगा। तो कुल मिला के 25 आपके हाथ लगाए हो और 25 आपका क्या हो जाएगा? 25 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो अब साथियों यहाँ पर आपके सामने कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साथियों?
डीआई के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सवालों को बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डीआई के पूछे जाएंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में। चलिए तो इसको अच्छे से समझिए। करके नीचे दी गई तालिका 4 भारतीय बल्लेबाज द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैच और बनाए गए रन और अर्धशतकों और शतकों को संख्या दर्शाती है। 4 प्लेयर हैं यहाँ पर, विराट है, रोहित शर्मा है, शिखर हैं और सुरेश हैं। इन्होंने कितने कितने मैच खेले हैं? विराट ने 16 मैच खेले हैं और कितने रन बनाए हैं? 16 मैचों में 900 रन बनाए हैं। अर्धशतक इन्होंने 16 मैचों में 4 बनाए हैं और साथियों शतक इन्होंने 3 जड़े हैं, है ना। रोहित ने 20 मैचों में 840 रन बनाए हैं, शिखर ने 25 मैचों में 1050 रन बनाए हैं और सुरेश ने 12 मैचों में 450 रन बनाए हैं। तो अब साथियों तालिका समझ में आ गई। सवाल देखिए जरा क्या है। कह रहे कि शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन तथा रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन का अंतर क्या है। यानी कि सबसे पहले आप एक काम करिए, जो शिखर द्वारा, है ना, शिखर द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, मतलब औसत बताना है। तो शिखर द्वारा जो, देखिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। शिखर ने 1050 रन बनाए हैं, तो 1050 रन बनाए हैं। कितने मैचों में साथियों ये रन बनाए हैं? तो 25 मैचों में ये रन बनाए हैं। ये साथियों शिखर का यहाँ पर औसत आपको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कहा जा रहा था साथियों? रोहित द्वारा बनाए गए मैचों का औसत क्या है? तो रोहित किधर गए? ये है, यानी कि रोहित की अगर बात करें 840 इन्होंने रन बनाए हैं 20 मैचों में। तो इन दोनों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका अंतर निकाल दीजिए, क्या दिक्कत। 2 से कट करेंगे इसको, 2 चौक 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। और साथियों 5 से कट करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, इतना आ जाएगा। इसको कट करोगे तो 5 चौक आपका 20 आ जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर भी 42 आ गया। यानी कि इन दोनों के औसत रनों के बीच की अगर बात करें, अंतर क्या आना चाहिए? 0 अंतर आना चाहिए। क्या 0 कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल देखिए, करके सभी चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या क्या। अच्छा, अब आपसे रन का टोटल पूछा गया है। चलिए तो टोटल हम कर देते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें करने में। देखिए 0 0 0 0 0 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 0 4 और 5 9 हो गया, 9 और 5 14, 14 का 4 आ गया, हासिल लग गया 1, 9 और 1 10, 10 और आपका 8 18 हो गया, 18 और 4 कितना हो गया? 22 हो गया, 22 का 2 हासिल लग गया 2, 2 और 1 3 4 हो गया, सॉरी 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 3240 तो यहाँ पर साथियों आ रहा है। अब देखिए 3240 ऑप्शन में है, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि सभी चारों बल्लेबाजों ने कितने कुल मिला के रन बनाए थे? 3240 रन बनाए थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सभी चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या है। तो अब आपसे साथियों क्या पूछा जा रहा है? कुल रनों का औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल रनों का औसत की अगर बात करें, ये कैसे आप निकालोगे? देखिए टोटल रनों की संख्या, एक तरीके से अगर बात करें, रनों का कुल योग 3240 है। 1 2 3 4, 4 मैच हैं, तो साथियों इसको 4 से भाग कर दीजिए। 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि औसत जो निकलेगा वो 810 निकलेगा। तो 810 क्या कहीं पर ऑप्शन में है? देखिए जरा, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। करके साथियों उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इस सवाल को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि विराट 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितने कम है। तो कुल मिला के इन दोनों के, विराट के और साथियों एक तरीके से अगर बात करें शिखर के रनों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इनका अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो विराट और शिखर के रनों को अंतर, डिफरेंस कराना है, विराट और शिखर। विराट के रन कितने हैं साथियों? 900 हैं, है ना। और इसके कितने साथियों? 1050 है। दोनों का अंतर 150 ही तो हुआ। तो देखिए कहीं के 150 ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जवाब यही होगा। उसके बाद देखिए करके शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बने गए रनों का अनुपात क्या है। तो साथियों शिखर और सुरेश के रनों को बताइए, शिखर और सुरेश के रनों के बारे में। शिखर की अगर बात करें, शिखर के रन कितने हैं साथियों? 1050। शिखर के रन है 1050 और सुरेश के रन है साथियों 4050, सॉरी 450। इनका अनुपात आपको बताना है, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 तीन 45, यानी कि 21 अनुपात 9 होना चाहिए। क्या 21 अनुपात 9 कहीं पर लिखा हुआ? देखिए जरा। अच्छा 21 अनुपात 9 और भी तो कटेगा साथ, तो 21 अनुपात 3, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 7 21, यानी कि 7 अनुपात 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? 7 अनुपात 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका
बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के, यानी कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि डिनाई की जब हम बात करते हैं इसका एंटोनिम आपको बताना है। अच्छा, डिनाई का मतलब क्या होता है साथियों? मना कर देना, यानी कि इनकार कर देना। क्या कर देना साथियों? इनकार करने को कहा जाता है डिनाई करना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? स्वीकार करना। और स्वीकार करना कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि एक्सेप्ट करना। क्योंकि साथियों प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब साथियों रोकना होता है ना। ब्लॉक कर देना साथियों, मान लीजिए कोई रुकावट आ गई उसको ब्लॉक कर दिया है, कह सकते हैं। चेक का मतलब क्या होता है साथियों? उसको चेक वगैरह करना, उसकी जांच करना। खैर अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आपके सामने है। कह रहे कि डिले एन इवेंट टू ए लेटर डेट और टाइम, है ना। क्या लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर? बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहे कि डिले यानी कि कोई इवेंट है वो डिले हो गया है लेटर डेट और टाइम से, तो उसको क्या कहा जाता है? कि पोस्टपोन हो गया। क्या हो गया साथियों? पोस्टपोन, यानी कि वो आगे बढ़ गया है। तो पोस्टपोन आपके यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि टू गेट आउट ऑफ हैंड। टू गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब पता क्या होता है साथियों? आउट ऑफ हैंड, यानी कि वो आपके हाथ में अब नहीं है, वो अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कोई चीज़, तो उसको कहा जाता है टू गेट आउट ऑफ हैंड। इसको क्या इररेस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे? नहीं। करेज कहेंगे साथियों? नहीं। या उसके अलावा अगर बात करते ये कहेंगे साथियों अनकंट्रोलेबल, है ना। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, उसको ही तो कहा जाता है कि हाथों से निकल गई ये चीज़, यानी कि टू गेट आउट ऑफ हैंड। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द एंथुजियाज्म। तो इसका मतलब पता क्या होता है साथियों? इसको कह सकते हैं जोश, है ना। इसको कह सकते हैं साथियों उत्साह, जोश कह सकते हैं इसको साथियों, उत्साह कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट तो नहीं होगा। लेथार्जी की अगर बात करते हैं, लेथार्जी हो जाएगा साथियों, क्योंकि लेथार्जी का मतलब होता है आलस है ना। तो इसका एंटोनिम जो होगा वो लेथार्जी होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है मोनोटोनस का। तो मोनोटोनस की अगर बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो कोई बहुत बोलता है या उबाने लगता है अपनी बातों से, उबाने वाला जो होता है ना, उबाने वाले को कहा जाता है साथियों मोनोटोनस। अब इसका अपोजिट क्या होगा साथियों? सॉरी, इसका अपोजिट नहीं, सिनोनिम पूछा गया है। इसका सिनोनिम तो बोरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।